हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम यहाँ पे जीके जीएस की यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और अदर स्टेट में यहाँ पे जीके जीएस में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले कि आपने सारी यहाँ पे इसकी क्लासेस देख ली होंगी। आज हम यहाँ पे इसकी यहाँ पे 7वीं क्लास लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दो राज्य हैं जो समुद्री तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो हमें बताना है कि भारत के ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो समुद्री तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है यहाँ पे क्या, गुजरात व पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के ऐसे दो राज्य हैं जो समुद्री सीमा भी बनाते हैं और जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे दोनों बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो आप बोलोगे राजस्थान। ठीक है, जो राजस्थान है यहाँ पे वो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला यहाँ पे क्या है, राज्य है। और सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य बनाता है, वो बनाता है यहाँ पे कौन, वो बनाता है नागालैंड। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर यहाँ पे हम अदर यहाँ पे फैक्ट देखें इसके, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, तो आप बोलोगे यूपी। ठीक है, भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, यूपी। और ये कितने राज्यों के संग सीमा बनाता है, तो ये 8 राज्यों के संग क्या बनाता है, यहाँ पे सीमा बनाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य बनाता है, तो आप बोलोगे गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है सबसे बड़ी समुद्री सीमा यहाँ पे बनाता है। और कितनी बनाता है, 1214.7 किलोमीटर यहाँ पे क्या बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आंध्र प्रदेश आता है और फर्स्ट नंबर पे कौन है, गुजरात है, जो 1214.7 किलोमीटर यहाँ पे क्या बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है भारत की। और सबसे छोटी जो समुद्री सीमा बनाता है वो बनाता है कौन, गोवा। ये बनाता है सिर्फ कितनी, 107 किलोमीटर। ठीक है, ये बनाता है सिर्फ 107 किलोमीटर। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारत की द्वीपों की कुल लंबाई कितनी है। अब इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि भारत की द्वीपों की लंबाई कितनी है। सिर्फ द्वीपों की आपसे लंबाई पूछी है, ना कि आपसे यहाँ पे स्थल सीमा की लंबाई पूछी है, ना ही आपसे समुद्री सीमा की लंबाई पूछी है। सिर्फ आपसे पूछा है कि भारत की द्वीपों की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो यहाँ पे कितनी, 1416.6 किलोमीटर यहाँ पे क्या है, भारत की द्वीपों की यहाँ पे लंबाई है। अगर बात की जाए भारत की स्थल सीमा की यहाँ पे कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पे स्थल सीमा की वो है तुम्हारी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और आपसे पूछे कि समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 6100 किलोमीटर जो है यहाँ पे वो भारत की यहाँ पे समुद्री सीमा की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुल लंबाई है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हम क्या करें, समुद्री सीमा और यहाँ पे द्वीपों की लंबाई यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कुल समुद्री सीमा की यहाँ पे जो लंबाई आती है द्वीपों सहित वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर यहाँ पे कुल समुद्री सीमा की लंबाई है क्या, भारत की द्वीपों सहित। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि भारत की समुद्री सीमा की जो कुल लंबाई है द्वीपों सहित वो कितनी है, तो आप बोलोगे 7516.6 किलोमीटर यहाँ पे भारत की क्या है, यहाँ पे कुल समुद्री सीमा की यहाँ पे लंबाई है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है यहाँ पे 6। ठीक है, वर्तमान में जो 6 भाषाएं हैं इनको यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का यहाँ पे दर्जा प्रदान किया गया है। और इसमें सबसे पहले किस भाषा को यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था तमिल भाषा को। ठीक है, और ये कब किया गया था, ये किया गया था सन 2004 में। ठीक है, 2004 में जो तमिल भाषा है इसको सबसे पहले यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद 2005 में यहाँ पे जो संस्कृत भाषा है इसको यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2008 में यहाँ पे 2 भाषाओं को यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। उसमें एक थी हमारी तेलुगु और एक थी हमारी कन्नड़। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ भाषा को 2008 में यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद 2013 में, ठीक है,
2013 में यहाँ पे मलयालम भाषा को यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया और 2014 में नवीनतम जो है यहाँ पे अभी वो ओडिया भाषा को यहाँ पे संस्कृत भाषा का यहाँ पे दर्जा प्रदान किया गया है। और वर्तमान में यहाँ पे फारसी सहित पाली और प्राकृत भाषा है उसको भी यहाँ पे दर्जा देने की यहाँ पे बात कही गई है कि जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा के साथ साथ जो पाली भाषा है और जो प्राकृत भाषा है, इन दोनों को भी शास्त्रीय भाषा का यहाँ पे दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। इसकी भी यहाँ पे बात अभी चल रही है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे 6 यहाँ पे शास्त्रीय भाषाएं हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अगला प्रश्न है दीवान ए कोही नामक विभाग सृजित किया था। तो दीवान ए कोही नामक जो विभाग था ये किसने यहाँ पे सृजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पे दीवान ए कोही यहाँ पे एक नामक विभाग यहाँ पे सृजित किया गया था। और ये कैसा था? ये एक कृषि विभाग था, ठीक है। ये एक क्या था? यहाँ पे कृषि विभाग था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान ए कोही किस प्रकार का विभाग था, तो ये कृषि विभाग था जिसको यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे इसको सृजित किया था। अब बात की जाए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे जौना खान, ठीक है। इसके बचपन का नाम भी आपसे पूछा जाता है कि इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम था जौना खान। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये एकमात्र यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जिसने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस शासक के द्वारा भारत में सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वो शुरू किया गया था? तो वो भी यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ही एक शासक था जो राजधानी को कहाँ से ले गया, कहाँ स्थानांतरित किया था इसने? राजधानी को दौलताबाद क्या ले गया था? राजधानी ले गया था। वो भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक यहाँ पे एक यात्री आया था, ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है। इसके समय एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता, जो मोरक्को का निवासी था। इसने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी है यहाँ पे रेहला, ठीक है। ये भी आपसे बहुत बार पूछी जाती है। जो रेहला है यहाँ पे किसकी यहाँ पे पुस्तक है? तो जो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यहाँ पे भारत आया था, इसके द्वारा ये लिखी गई है। और ये किस भाषा में यहाँ पे लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किस भाषा में? यहाँ पे अरबी भाषा में यहाँ पे लिखी गई है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय यहाँ पे क्या हुआ था? 2 नए राज्यों का यहाँ पे गठन हुआ था, जिसमें एक था विजयनगर और एक था बहमनी, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो विजयनगर और बहमनी जो राज्य थे उनका निर्माण यानी कि उनका गठन किसके काल में हुआ था? तो वो भी यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इनका क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय यहाँ पे एक जैन संत थे यहाँ पे जिनका नाम था जिन प्रभा सूरी। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जिन प्रभा सूरी किसके यहाँ पे दरबार में थे? तो वो थे यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो जैन संत थे यहाँ पे जिन प्रभा सूरी, इससे यहाँ पे इनके क्या थे? घनिष्ठ यहाँ पे संबंध थे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था कब? 1576 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1576 में यहाँ पे हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था मेवाड़ के शासक, ठीक है, जो मेवाड़ के राजा थे, यानी जो मेवाड़ के शासक थे कौन? जो महाराणा प्रताप थे वो, और जो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, ठीक है। अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में यहाँ पे 1576 में यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे जो महाराणा प्रताप होते हैं इनकी यहाँ पे क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अनुच्छेद 15 के किस भाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार की विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो अनुच्छेद है वहाँ पे वो एससी और एससी यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सही जो पिछड़ा वर्ग है उनको यहाँ पे विशेष प्रावधान यहाँ पे देता है। तो इसका जहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या? आर्टिकल नंबर 15 का 4, ठीक है। 15 का जो 4 है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एससी और एसटी के यहाँ पे और जो पिछड़ा वर्ग है उनको यहाँ पे आरक्षण देने की यहाँ पे क्या की गई है? बात की गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एससी एसटी के बारे में यहाँ पे डिटेल में और अपनी चीज़ें देखें तो हमारे पास एक यहाँ पे अनुच्छेद आता है 330, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में इतने बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जो अनुच्छेद 330 है ये किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 330 है इसमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है। तो अनुच्छेद 330 इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए यहाँ पे सीटों के आरक्षण की यहाँ पे बात की गई है। लोकसभा में जो एससी है इनको यहाँ पे कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है? तो 84 सीटों का आरक्षण प्रदान है। और जबकि जो एसटी है
इनको यहाँ पे कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है, तो ये 47 सीटों का यहाँ पे इनको आरक्षण प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे और पूछता है अनुच्छेद 332। ठीक है, अनुच्छेद 332 का जो संबंध है यहाँ पे, ये राज्य की विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण की बात करता है। जो 330 है ये लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, जबकि जो अनुच्छेद 332 है ये राज्य की विधानमंडल में यहाँ पे क्या करता है, जो विधानसभा है, सॉरी, राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा में SC और ST के यहाँ पे आरक्षण की बात कौन करता है, आर्टिकल 332 यहाँ पे बात करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात एक और देखें, अनुच्छेद है यहाँ पे क्या, अनुच्छेद 338। ठीक है, जो अनुच्छेद 338 है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, तो 338 में क्या है, 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338, ठीक है, यानी कि इसमें SC आयोग की बात की गई है, और 338 का जो क है इसमें यहाँ पे ST आयोग की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसकी बात किसमें की गई है, ये की गई है 338 के क में। ठीक है, अब ये 338 का क है, यानी कि इससे हमने किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे जोड़ा होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, हमने जिसको यहाँ पे संविधान में जोड़ा था, तो हमने 89वां संविधान संशोधन किया था। ठीक है, 89वां संविधान 2003 के तहत हमने इसका जो गठन किया था वो 2004 में इसका हमने गठन किया था, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे SC और ST से संबंधित यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे सारे यहाँ पे समझा दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है। तो किसी राज्य का जो लोकायुक्त है वो अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है यहाँ पे राज्यपाल। ठीक है, तो किसी भी राज्य का जो लोकायुक्त होता है वो अपना जो प्रतिवेदन है किससे यहाँ पे प्रस्तुत करता है, वो प्रस्तुत करता है किसको, वो करता है राज्यपाल को। अब बात की जाए जो लोकायुक्त है, ये लोकायुक्त होता क्या है, तो ये भारत की राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जो लोकायुक्त इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत सरकार के द्वारा इनकी यहाँ पे भारत की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की द्वारा यहाँ पे क्या की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। और जो इनका उद्देश्य होता है वो लोक सेवा की जो यानी जो सरकारी सेवा के विरुद्ध जो शिकायतें और आरोप होते हैं उनकी जांच करना ही क्या होता है, इनका यहाँ पे उद्देश्य, यहाँ पे इनका कार्य होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और जो इनके गठन की जो बात की गई थी, जो प्रथम प्रशासनिक, ठीक है, जो प्रथम प्रशासनिक आयोग का जो गठन किया गया था 1966 में, उसके तहत यहाँ पे लोकायुक्त और लोकपाल की यहाँ पे गठन की यहाँ पे बात की गई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये हुआ था कब, 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होता है, और ये किन दोनों के मध्य होता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ही समझौता होता है। ठीक है, और गांधी और इरविन के बीच के समझौते को यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू थी इनके द्वारा इनको 2 महात्माओं की यहाँ पे उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा है कि गांधी इरविन समझौते में यहाँ पे गांधी जी और यहाँ पे इरविन को 2 महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। और गांधी इरविन समझौते का जो अन्य नाम है इसको और क्या कहा जाता है, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील स्थित है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है कौन, वुलर झील। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है यहाँ पे वुलर झील, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे स्थित है। जम्मू कश्मीर में एक और झील है जो बहुत फेमस है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है डल झील। ठीक है, तो जो डल झील है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ पड़ती है, तुम्हारी जम्मू कश्मीर यहाँ पे पड़ती है। अगर हम यहाँ पे बात करें भारत में यहाँ पे झीलों की बात करें, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है, और ये कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, और सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अगर ये पूछे कि भारत में स्थित सर्वाधिक खारे पानी की यहाँ पे झील कौन सी है, यानी ऐसी झील जिसका पानी सर्वाधिक खारा है, तो आप बोलोगे सर्वाधिक खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कहाँ पड़ती है, जो पड़ती है राजस्थान में। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, वो है तुम्हारी सांभर झील, जो राजस्थान में पड़ती है। और सबसे बड़ी खारे
पानी की झील जो है वो है चिल्का झील, जो कहाँ पड़ती है यहाँ पे उड़ीसा में पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भारत में यहाँ पे एक ऐसी झील है जिसका निर्माण जो है उल्कापिंड के द्वारा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, क्रेटर झील भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है क्रेटर झील कौन सी है यहाँ पे, तो यह है लोनार झील, ठीक है। लोनार झील एक ऐसी क्रेटर से बनी हुई झील है, यानी कि उल्कापिंड से इनका निर्माण हुआ है। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, महाराष्ट्र में, ये भी आपको याद रखनी है। और भारत में सबसे लंबी जो झील है वो कौन सी है, सबसे लंबी जो झील है वह वेबनाड झील, ठीक है। वेबनाड झील जो है सबसे बड़ी झील है, और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, आपको याद रखना है। जो वेबनाड झील है भारत में सबसे बड़ी यहाँ पे लंबी झील है, और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, केरल में, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, ये बनाया गया है कहाँ, कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और जो नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ है, ये पड़ता है कहाँ, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और उच्चतम चिनाई वाला बांध है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भाग 5, अगला कह रहा है भारत का निर्वाचन आयोग भाग 15, आधिकारिक भाषा भाग 18 और संविधान संशोधन भाग 20। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है कि आधिकारिक भाषा भाग 18, यानी कि जो भाग 18 है इसमें जो ये जो भाग है ये 18 नहीं है, यह है भाग 17, यानी कि आधिकारिक जो भाषा है इसका वर्णन किसमें किया गया, भाग यहाँ पे 17 में किया गया है। जो भाग 18 है, भाग 18 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपातकालीन उपबंध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपातकालीन उपबंध किस में है, भाग 18 में है, जबकि जो आधिकारिक भाषा है ये किस में है, भाग यहाँ पे 17 में है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है। तो जो लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है वो कहाँ प्रस्तुत की जाती है, तो ये प्रस्तुत की जाती है कहाँ, लोकसभा में, ठीक है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है, ये प्रस्तुत की जाती है कहाँ, लोकसभा में। और किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति इसको कहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, संसद यानी कि लोकसभा में इसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब बात करें कि जो लोक लेखा समिति है इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था सन 1921 में, यहाँ पे इसका यहाँ पे गठन किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यहाँ पे लोक लेखा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, वो होता है कितने, टोटल जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 22, ठीक है। जिसमें जो 15 होते हैं वो होते हैं लोकसभा से, और जिसमें जो 7 होते हैं वो कहाँ से होते हैं, यहाँ पे राज्यसभा से होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और जो लोक लेखा समिति है इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, जो कैग होता है यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी रिपोर्ट की यहाँ पे जाँच करना ही यहाँ पे लोक लेखा समिति का यहाँ पे क्या होता है, मुख्य कार्य होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कौन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। तो भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, ये पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। अब बात की जाएगी जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये है क्या, ये क्या होता है कि जहाँ पे जो लोग होते हैं काम करना तो चाहते हैं, लेकिन जो आधुनिक कौशल प्रशिक्षण होता है ना, तो आधुनिक कौशल प्रशिक्षण की कमी के कारण उन लोगों को काम नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं क्या, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। अगर बात की जाए जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, ये क्या होती है, ये क्या होती है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ये छिपी हुई बेरोजगारी, ये मेरी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे आवश्यकता के अनुसार अधिक लोग यहाँ पे कृषि कार्य में लगे होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है, यानी कि जहाँ पे कम लोगों की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे कार्य को बहुत लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो उनकी सीमांत उत्पादन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार की बेरोजगारी में यहाँ पे सीमांत उत्पादन शून्य होता है, तो आप बोलोगे प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो सीमांत उत्पादन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और जो मौसमी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है कि साल के कुछ महीने तो लोगों को यहाँ पे कार्य मिलता है, बाकी महीने क्या होते हैं, वो लोग बेरोजगार होते हैं, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। अल्प बेरोजगारी क्या होती है, अल्प बेरोजगारी में क्या होता है कि जहाँ पे व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार यहाँ पे कार्य नहीं मिल पाता है, तो उसे बोलते हैं कि अल्प बेरोजगारी, ठीक है। तो भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आप बोलोगे यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कौन सी, अधोगामी
यहाँ पे कर प्रणाली यहाँ पे पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कर प्रणाली की, तो भारत में सबसे पहले जो वैट था यहाँ पे वो कब यहाँ पे लागू किया गया था, ये किया गया था सन 2005 में। ठीक है, वैट कब लागू हुआ था, 2005 में। और सबसे पहला जो राज्य था जिसने यहाँ पे वैट को लागू किया था, तो वो कौन था, वो था यहाँ पे क्या, हरियाणा। तो आपको ये भी याद रखना है, वैट लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था, हरियाणा। उसके बाद क्या आता है कि 2017 में, ठीक है, 2017 में यहाँ पे क्या हुआ, वैट को यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे जीएसटी को यहाँ पे लागू किया गया। तो जुलाई 2017 में यहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी की यहाँ पे क्या होती है, स्थापना होती है। और जीएसटी को यहाँ पे लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था, वो भी आपको याद रखना है, वो था यहाँ पे कौन, असम। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो यहाँ पे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पे शुरू किया गया था, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, ये की गई थी 1978 में यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन क्या था, इसको जो लागू किया गया था, ये लागू किया गया था कब, 2 अक्टूबर 1980 को इसको यहाँ पे क्या किया गया था, लागू